अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। आज की कहानी शादाब और राज की है। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद जब गेट से बाहर निकली तो गाड़ी को ड्राइवर समेत गायब पाया। सख्त कोफ्त हुई। मेरी आदत थी कि गेट से बाहर आते ही सीधे गाड़ी में जा बैठती और ड्राइवर की जरा सी ताखीर पर चरागपा हो जाती। तभी उनलुस बाबा हमेशा छुट्टी से 15 मिनट कबल ही कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता था। आज मगर गाड़ी का नामो निशान तक ना था। आध घंटे में कई बार गेट से बाहर झांका। इस तरह बार बार झांकने में सुक्की थी। तभी मेरे आंसू निकल पड़े। उसी लम्हे गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। कार के अंदर बैठते ही मैं उनलुस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे बाबा? कब की छुट्टी हो गई है? क्यों इतनी देर कर दी है? मैं रूहान सी हो रही थी। शाद बीबी, पीछे किसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक था, तभी दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इधर भी रेलियां निकली हुई थी। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। दांत पीस कर मैं खामोश हो गई। अब क्या कहती? गुस्से से कनपट्टियां सुलग रही थीं। पत्थर सी बनी बैठी थी। अपनी सोचों में गुम सामने सड़क पर कुछ दिखाई ना दे रहा था। अचानक गाड़ी को झटका लगा और बाबा ने ब्रेक लगाई तो टायरों से जोर की आवाज बुलंद हुई। गाड़ी किसी चीज से टकराई थी और कोई हमारी कार से टकराकर एक तरफ गिरा था। तभी वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे चोट लगी थी और कोहनियों पर रगड़ वगैरह भी आई थी। माथे पर खून की लकीर थी। मैं पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। ये हादसा सख्त मुस्तरब कर गया। दांत पीस कर बुड़बुड़ाई, अंधे हो गए हो? देख कर नहीं चलते? अगर तू मर जाता? ड्राइवर बाबा ने चाहा कि गाड़ी से उतरकर उसको तसल्ली दे, खैरियत पूछे, मगर मुझे एक लम्हा यहां रुकना गवारा ना था। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, उनलुस बाबा, चलो चलो, वो मरा नहीं है जो उतर रहे हो। गलती उसी की थी। ये कहकर मैंने खिड़की से सर निकाल कर कहा, मरना हो तो कहीं और जाकर मरो। हमारी गाड़ी के सामने आकर मरने का ज्यादा शौक है क्या? उनलुस बाबा ने मेरे बिगड़ते मूड को देखकर गाड़ी तेज कर दी और इससे पहले कि सड़क पर 2-4 लोग उस नौजवान की हमदर्दी में इकट्ठे हो जाते, वो गाड़ी निकाल कर ले गया। मैं रास्ते में बुड़बुड़ाती जा रही थी। मुझे इस बात का जरा भी एहसास न था कि उस नौजवान को कितनी चोट लगी है। उसको वाकई चोट लगी थी। ड्राइवर बाबा ने बाद में बताया था। खैर, मैंने कोई असर नहीं लिया और अगले दिन तक मैं ये वाकया जहन से महव कर चुकी थी। कुछ दिन गुजरे कि एक रोज जब अम्मी अबू छत पर सो रहे थे, तकरीबन रात के 9-10 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने कॉल सुनी। उस रोज तो आपने मुझे अगले जहान पहुंचाने की ठान ही ली थी और फिर मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। इस बात का शिकवा करने के लिए फोन किया है। आपको हमारी गाड़ी के सामने आने का किसने कहा था? क्या मरने का बहुत शौक है? मुझे मरने का इस कदर शौक नहीं है। आपकी सूरत देखकर खो गया था। तभी कार की रूबरू आने का पता न चला, लेकिन आपकी संगदिली देखकर हैरान हूं। क्या खूबसूरत लोग इस कदर संगदिल होते हैं? एक लम्हे को तो समझी नहीं। तभी याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो गलती से हमारी कार के नीचे आते आते बचा था। देख कर चला करो। ये कहकर मैं फोन बंद करने को थी कि मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है तो इस पर इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? अल्लाह चाहे तो इस अच्छी शक्ल को बदसूरत भी कर सकता है। उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर और गुस्सा आया और मैंने फोन बंद कर दिया। जरा देर बाद फिर घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया और जाकर लेट गई। जहन सुलग रहा था। रात में देर तक करवटें बदलती रही। सुबह बेदार हुई तो सर में हल्का हल्का दर्द था। तबीयत मुजमहिल हो रही थी। जी चाहा कॉलेज ना जाऊं। तभी अम्मी कमरे में आ गई और बोली, शादाब, आज कॉलेज मत जाओ। तुम्हारे चचा दुबई से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ तैयारी करना है। सामान भी खरीदने जाना है। नहा धोकर मैं तैयार हो गई और नाश्ते के बाद अम्मी ने लिस्ट पकड़ा दी कि उनलुस बाबा के साथ जाकर ये सामान ले आओ। मैंने कुछ दूसरे काम करने हैं। मैंने लिस्ट पर नजर डाली। घर के करीब ही जनरल स्टोर था। मैंने बाबा से कहा, यहीं रुककर कुछ सामान ले लेते हैं, बाकी बाजार से ले लेंगे।
जो ही मैं जनरल स्टोर पर पहुंची, बगैर सर उठाए लिस्ट में से चीजों के नाम बताने शुरू कर दिए। जब सर उठाया तो सामने वही मजरूब बैठा था जो उस दिन हमारी गाड़ी से टकराया था। उसके माथे पर जख्म का निशान ताजा था। उसे देखकर मेरा रंग उड़ गया। उसने मुस्कुराकर सलाम किया। मैं बगैर सलाम का जवाब दिए फौरन ही स्टोर से उतर आई। उसकी मुस्कुराहट ऐसी जहरीली और तंज भरी थी कि मेरा सारा वजूद ही सुलग उठा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लूंगी। अगर उसने दोबारा मुझे फोन किया तो मैं उसकी शिकायत अब्बू से करके उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने तमाम खरीदारी सदर बाजार से की और जब घर पहुंची तो अम्मी को इंतजार में पाया। उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी मेहमानों वाला कमरा दुरुस्त कर दो, वो लोग आने वाले हैं। चचा चची की फैमिली मुख्तसर थी, लेकिन अम्मी ने तो इतना एहतमाम किया था जैसे कोई बड़ा कुनबा आने वाला हो। अम्मी का एहतमाम दुरुस्त था। चचा चची के साथ एक और फैमिली भी आई थी। ये लोग दुबई से उनके साथ आए थे। अपने कजिन राहील और उसकी बहन सोनू के साथ उनको जानती थी, मगर उनके हमरा अंकल फिदा के बेटे मंसूर और उसकी बहन माहम से पहली मुलाकात हुई थी। हमारे घर में रौनक हो गई। राहील हंसमुख और शोख किस्म का लड़का था, जबकि मंसूर और माहम पुरतकल्लुफ और लिए दिए रहने वाले थे। उन्होंने खाना खाने के बाद आराम किया और शाम को राहील ने कहा, शायद गाड़ी में बैठो, सोनू और माहम को शॉपिंग करवानी है। जो ही हम गाड़ी में निकले, अचानक एक नौजवान सामने आ गया। वो हमारे बंगले से कुछ दूर सड़क पर खड़ा था। इस बार भी वो बच गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे आंसू निकल आए। ये वही नामाकूल था। लगता था कि वो अचानक नहीं आया, बल्कि सदियों से इसी जगह साकित खड़ा था। हमारी गाड़ी के नीचे आने के लिए वो पत्थर सा हो गया था। राहील ने ड्राइवर से कहा, बाबा देखो क्या हुआ है। तभी मैंने मजनू को घूरा। वो कपड़े झाड़ते हुए हमारी तरफ देखकर मायनी खेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वो ढीठ अपनी इस हरकत पर जरा सा भी परेशान नहीं था। ये दूसरी बार है। खुदा की पनाह, उसे मरने का कितना शौक है। अब तो मैं जरूर इसकी शिकायत करूंगी। गुस्से से मेरी कनपटियां सुलग उठी। हमारे घर मेहमान मौजूद थे। सोचा ये जाएंगे तो इसकी खबर लूंगी। मामू का घर करीब था। उनका बेटा अमजद बीए में पढ़ता था। वो मिजाज का बहुत तेज था और किरदार का भी सही ना था। मैं सोचने लगी कि अब्बा जान की बजाय क्यों ना मैं अमजद की खिदमत हासिल कर लूं। उस स्टोर वाले की शिकायत उसी से करूं। वो अपने गुंडे किस्म के दोस्तों की मदद से उसकी बीच सड़क पर ठुकाई करेंगे तो उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अमजद तो इन कामों का माहिर था। उस रोज शाम को बाहर शोर सुना। तभी उंदुस बाबा ने आकर बताया कि अमजद और उसके दोस्तों की किसी बंदे से लड़ाई हुई है और उन्होंने एक लड़के को सड़क पर मारा है। उस बेचारे को अस्पताल ले गए हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे गुमान भी ना था कि अमजद इतनी जल्दी ये काम कर देगा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हुआ। अब मुझे मामले की संगीनी का शिद्दत से एहसास हुआ। ख्वाम खा मैंने एक इंसान को पिटवाया। खुदा जाने उन्होंने उसकी क्या हालत कर दी है। या खुदा, अब क्या करूं, कैसे उसका अहवाल पता करूं। ना चाहते हुए भी दिल बेचैन हो गया। सोचा ड्राइवर बाबा से कहूं कि स्टोर पर उस नीली शर्ट वाले का अहवाल पूछ कर आए। लेकिन फिर ख्याल आया, बाबा पूछेगा कि क्यों, तुम्हें किसी का हाल पूछने की क्या पड़ी है। फिर क्या करूं, सोच सोच कर हलकान हो रही थी। अब तो मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। जब किसी पल चैन ना आया तो मैंने खुद ही उसका हाल मालूम करने का इरादा कर लिया। बगैर किसी को कुछ बताए मैं घर से निकल पड़ी। स्टोर पर पहुंची तो सामने ही राज नजर आ गया, हंसता मुस्कुराता हुआ। आज वो नीली शर्ट और काली पैंट में नहीं था, बल्कि सफेद शलवार में मलबूस था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। यकीनन उसकी पिटाई नहीं हुई थी, वरना वो स्टोर पर ऐसे हशाश बशाश ना बैठा होता। जान लिया मैंने कि किसी और की शामत आ गई है। ये सोचते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। जलती सुलगती घर लौटी।
अमजद आया हुआ था। कहने लगा, तुम कहाँ थी कजन? तुमने मुझे मरवा दिया। मैंने नीली शर्ट वाले की इतनी शामत बुलाई है कि अब मेरी शामत आ गई है। वो अधमुआ अस्पताल में पड़ा है और मुझ पर जरूर पुलिस केस बनेगा। मामू जान कहाँ है? मैंने पूछा। अब्बा जान पुलिस से मामला तय करने गए हैं। 1 लाख का खर्चा पड़ गया है। मैं क्या कहती, गुमसुम और हैरत में डूबी रही। जिसको सबक सिखाना था वो भला चंगा स्टोर पर बैठा था। जिसकी शामत बुलाई गई थी वो मुफ्त में पिटकर अस्पताल पहुंच गया था। वो बेचारा कोई और था। इत्तेफाक से नीली शर्ट और काली पैंट पहनकर स्टोर पर आ गया था। गलती पर गलती हो रही थी। कितना नुकसान हो गया था। मैं अंदर से सहम गई थी। लेकिन अमजद, मैंने उसकी जानिब देखा। उसे कुछ भी मलाल न था। वो पुरसुकून सा बगौर मेरे चेहरे को पढ़ रहा था। उसकी चुभती निगाहों के तीरों से बचने के लिए मैं फिर अपने कमरे में जा बैठी। मैंने हाथों से सर थाम लिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं किसी अजाब में गिरफ्तार हो गई थी। वो रात मैंने कांटों पर बसर की। तमाम रात मुझे नींद ना आई। अगले रोज कॉलेज से लौटी तो पता चला कि मामू मुमानी अपने उस नाहंजार सुपूत अमजद का रिश्ता लाए हैं मेरे लिए। हैरत और दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुख इस बात का कि मामू ने मेरा रिश्ता अपने आवारा और लोफर बेटे के लिए मांगा था, जबकि उनको पता था कि मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया। इस पर अमजद ने धमकी भिजवाई कि मैं शादाब को बदनाम कर दूंगा, फिर देखना कौन इसको ब्याहने आता है। ये सुनकर अम्मी और अब्बू खून का घूंट पीकर रह गए। ऐसे में एक बेटी के बाप को जो करना चाहिए उन्होंने वही किया। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए तगोदौ शुरू कर दी ताकि जल्द अज जल्द वो मेरे फर्ज से सुबुकदोश हो जाए। मामू से भी शिकायत की गई, लेकिन वो सब चिकने घड़े थे। उन पर क्या असर होना था? ये हालात राज के हक में बेहतर साबित हुए। उसने अपने वालिदैन को राजी किया कि वो मेरा रिश्ता मांगे। एक महल्लेदार के तवस्सुत से ये लोग हमारे घर रिश्ता मांगने आए। राज का घराना मुद्दतों से यहाँ रिहाइश पजीर था और तमाम महल्लेदार उनको अच्छी तरह जानते थे। वालिद साहब को उस खानदान के बारे अच्छी रिपोर्ट मिली और लोगों ने लड़के के बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। वालिद साहब ने हर तरह से इत्मीनान करके रिश्ता मंजूर कर लिया और मेरी मंगनी राज से हो गई। मंगनी के बाद राज ने मुझसे फोन पर राब्ता रखा। तकरीबन हम रोज बात करते थे। उसे मुझ पर भरोसा था। वो मुलाजमत की तलाश में था। कहता था, दुआ करो मुझे अच्छी मुलाजमत मिल जाए। अब्बू जान इसी तगोदौ में लगे हुए हैं। ये वही राज था जिसे मैंने पहली नजर में मुस्तरद किया था। वो अब दिल में घर कर चुका था। उसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। उससे फोन पर बातें करती थी और भी अच्छा लगता था। सोचती थी जिससे नफरत करती थी, खुदा ने उसी को जीवन साथी बना दिया है। कैसी अनहोनी हो गई है। खुदा की कुदरत है ये भी। एक दिन राज ने मुझे फोन किया। उसका लहजा टूटा हुआ सा था। कहने लगा, शादाब, बुरा मत मानना, एक बात कहूं? मुझे शक सा है कि कहीं अमजद से तुमने किसी मोड़ पर बेवफाई तो नहीं की। ये सुनना था कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे और फोन हाथ से छूटकर गिर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फोन बंद कर दिया। सोचने लगी, सच कहते हैं हर मर्द शक्की होता है। फिर जब एक बार शक मर्द के दिल में बैठ जाए तो ये नाक कभी ना कभी जरूर खुशियों को डस लेता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा घंटी बजे। मैंने फोन उठाया। मेरा ख्याल दुरुस्त था। ये राज था। तुम बुरा मान गई हो शादाब, मुझे माफ कर दो। मैंने तो यूं ही बात कह दी थी। आखिर तुम भी एक आम मर्द साबित हुए। अगर किसी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो वो आगे चलकर पायदार साबित नहीं हो सकता। बेहतर है तुम फौरन ये रिश्ता खत्म कर दो, वरना आगे चलकर तुम्हारे ताने मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो बहुत परेशान हुआ। प्लीज शादाब, मुझे माफ कर दो।
جو بات, جو وسوسہ میرے دل میں کھٹک رہا تھا, میں نے کہہ دیا ہے. تم میرے لہجے کی سچائی کو سمجھو. بس اتنا کہہ دو سب غلط ہے. تم سچ بات دہرا تو سکتی ہو. میں تم کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے, لیکن شک کی بنیادوں پر قائم رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. تم کو منگنی کے بندھن سے آزاد کرنا چاہتی ہوں. ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی. تبھی میں نے فون رکھ دیا. اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی. اس بات کے تقریباً 8 گھنٹے بعد راج اور اس کے والدین ہمارے گھر آ گئے. اس کے والدین مجھ سے اپنے بیٹے کی جانب سے معافی مانگنے آئے تھے. بزرگوں کا بھلا کیا قصور. ان کا معافی طلب کرنا میرے لیے بڑی بات تھی. میں نے آنٹی اور انکل سے کہا, مجھے شرمندہ نہ کیجیے. میں نے راج کو معاف کیا. اسی دن انہوں نے میرے والدین سے شادی کی تاریخ لے لی اور دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں. ہم چپکے چپکے تیاریاں کر رہے تھے. ماموں کے گھر آنے سے کسی شرارت کا خدشہ تھا. خدا نے ہمیں ملانا تھا, تو ہماری شادی کا سہانا دن بھی بخیر و خوبی گزر گیا. میں دلہن بن کر راج کے گھر آ گئی. اللہ نے اس کا خواب پورا کیا اور مجھے بھی اس کے حسین خواب کی صورت میں تعبیر ایک اچھے شوہر کے روپ میں مل گئی. والد صاحب کے انتقال کے بعد چچا جان نے واپس وطن آنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ لوگ دبئی چھوڑ کر پاکستان لوٹ آئے. انہوں نے ہمارے گھر کے نزدیک ہی بنگلہ لے لیا. راہیل کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی. ایک روز امی نے وجہ پوچھی تو چچی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ دراصل راہیل شاداب سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ ہم سے کہتا رہا مگر ہم سے کوتاہی ہوئی. ہم نے رشتہ مانگنے میں دیر کرتے اور شاداب کی شادی رات سے ہو گئی. اس وجہ سے راہیل نے ابھی تک شادی نہیں کی. وہ کہتا ہے شاداب جیسی لڑکی ملے گی تو شادی کروں گا. میں تو لڑکیاں دیکھ دیکھ ہار بیٹھی ہوں. اسے کوئی پسند ہی نہیں آتی. بھابھی تم ہی شاد بیٹی کو کہو کہ وہ راہیل کو سمجھائے. شاید اس کے سمجھانے سے یہ شادی کر لے اور ہم اس کی خوشیاں دیکھ پائیں. ہمیں خبر نہ تھی کہ اسی وقت راج آ جائیں گے اور وہ چچی کی باتیں سن لیں گے. میں نے مڑ کر دیکھا, ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ بے حس لگ رہے تھے. مجھے چچی کی باتوں پر ندامت ہوئی. میں نے آرزو کی کہ کاش وہ یہ باتیں نہ کہتی. اگر کہہ دی تھیں تو کاش کہ راج نے نہ سنی ہوتی. اس کے بعد وہ مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے. منہ سے کچھ نہ کہا, لیکن میں سمجھتی تھی کہ ان کے دل میں کانٹا چبھ گیا ہے جو خلش بن کر ان کو بے چین رکھتا ہے. انہی دنوں شادی کے 6 سال بعد میں امید سے ہو گئی. انہی دنوں راج کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا. وہ چلے گئے اور میں پیکنگ کرنے میں مصروف ہو گئی کیونکہ سامان کی پیکنگ کے بعد مجھے بھی ان کے پاس جانا تھا. پیکنگ کرتے ہوئے ایک روز مجھے چکر آیا اور میں لیٹ گئی. امی کو فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, آپ آ جائیے اور مجھے ہسپتال لے جائیے. ان کے گردے میں تکلیف تھی. چچی ان کو ہسپتال لے گئی اور راہیل کو میرے پاس بھیج دیا کہ تم شاداب کو ہسپتال لے آؤ. اس وقت راہیل کے سوا اور کوئی نہ تھا جو میری طرف آتا. راہیل نے اسی وقت گاڑی نکالی اور میرے پاس آ گیا. میں نڈھال پڑی تھی. اس نے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا دیا. ہسپتال میں مجھ کو طبی امداد اور کچھ دوائیں دے کر رخصت کر دیا گیا. جب ہم گھر واپس لوٹے تو راج دروازے کے باہر انتہائی اضطراب کے عالم میں ٹہل رہے تھے. مجھے راہیل کی گاڑی سے اترتے دیکھا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا. مجھے تو چکر آ رہے تھے اور راہیل نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا. میں نے شوہر کو بتایا کہ راج, اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی. مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے. انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے. تب راہیل پریشان ہو گیا. راج نے اسے گھر کے اندر آنے کا بھی نہیں کہا اور وہ باہر سے ہی خدا حافظ کہہ کر چلا گیا. جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے, راج نے میری طبیعت کے بارے میں بھی نہ پوچھا. بس مجھ پر برس پڑے کہ مجھے پہلے ہی شک تھا. امجد نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہاری بیوی اور راہیل آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے, مگر شاداب کے والدین نے
ان کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، مگر راج اس بات کو ماننے پر تیار نہ تھے۔ بولے کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میرے جاتے ہی تم اپنے پسندیدہ کزن کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان سرے سے ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کو سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اپنے شک پر اپنے بچے کو قربان مت کرو۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ امید کے اس پھول کو بھی اپنا نام دینے پر راضی نہ تھے، اور یہ ایک شریف اور بے قصور بیوی کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہو سکتی تھی، جس نے اپنے شوہر کے سوا کسی سے کبھی محبت نہ کی ہو۔ وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دینے لگے۔ تب اپنی نسوانیت کی تذلیل پر میں نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے سوچا جو شخص میرے بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں، مجھے اس کا سایہ بھی اب اس بچے پر نہیں پڑنے دینا چاہیے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ آج راج اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستا ہوگا، اور میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ شاید اسے کبھی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ میرے والد صاحب نے کافی جائیداد چھوڑی تھی، سو مجھے کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر میں سوچتی ہوں کہ جن عورتوں کے پاس گزر بسر کرنے کے وسائل بھی نہیں ہوتے اور ان کے شوہر ان کو محض شک کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔